हेलो दोस्तों, आप जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खास चर्चा में जहां पर मैं ऋतिक कपूर हूँ क्रिकेट ज्ञान से, और दूसरी तरफ विवेक शुक्ला जी हैं मेरे साथ, जो कि क्रिकेट एक्सप्रेस से मेरे साथ जुड़े हैं। और ये कोलैबोरेशन है, बहुत जबरदस्त कोलैबोरेशन है। आपको इसमें बहुत ज्यादा चीजें आपको सीखने को मिलेंगी, आपको जानने को मिलेंगी, हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग मिलेगी। विवेक जी, कैसे हैं आप? बस मैं बिल्कुल ठीक हूँ ऋतिक। और ये लग रहा है कि ज्ञान एक्सप्रेस करेंगे आज हम क्रिकेट के बारे में, क्योंकि क्रिकेट ज्ञान और क्रिक एक्सप्रेस तो एक तरह से ज्ञान का एक्सप्रेशन आज होने वाला है क्रिकेट के ऊपर। और आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, बहुत मजा आएगा। बिल्कुल। और दोस्तों, मैं आपको विवेक जी के बारे में मैं इंट्रोडक्शन दे दूं सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले। तो विवेक शुक्ला जी एक क्रिकेटर रह चुके हैं, फॉर्मर क्रिकेटर भी हैं, और कमेंट्री भी करते हैं। बेसिकली रेडियो कमेंट्री में भी इनका बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है। साथ ही साथ ये क्रिकेट प्रेजेंटर भी हैं और बहुत चीजें जानते हैं। इसी वजह से हमारे साथ आज जुड़े हैं। और हम जो है क्रिकेट ज्ञान और क्रिकेट एक्सप्रेस साथ में जो है कोलैबोरेशन इसी वजह से कर रहे हैं, ताकि हम एशिया कप 2023 का जो भारत ने स्क्वाड का ऐलान किया है, इसके बारे में पूरे अच्छे तरीके से एनालिसिस कर पाए, हर एक प्लेयर के परफॉर्मेंस के बारे में जान पाए। तो सर, शुरू करें? बिल्कुल बिल्कुल, शुरू करें ऋतिक, बिल्कुल आप शुरू करें। टीम तो बन गई है, वेस्ट इंडीज में करके आए थोड़ा बहुत, लेकिन T20 में थोड़ी गड़बड़ जरूर की है, बट चल रहा है। अभी तो देखते हैं एशिया कप में क्या होगा। बिल्कुल। सबसे पहले सर, जो स्क्वाड सिलेक्शन हुआ है, 17 मेंबर का स्क्वाड यहाँ पर सिलेक्ट किया है बीसीसीआई की मैनेजमेंट ने। तो आपने स्क्वाड देखा है? मैं एक बार ये फिर भी दर्शकों के लिए और आप सभी के लिए एक बार स्क्वाड पढ़ देता हूँ, तो ज्यादा इजी हो जाएगी हाँ। चीजें। तो स्क्वाड कुछ ऐसा है कि रोहित शर्मा कप्तान, फिर शुभमन गिल, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर, सूर्य कुमार यादव, तिलक वर्मा, राहुल, ईशान किशन, हार्दिक पांड्या को उप कप्तान बनाया गया है, यानी कि वाइस कैप्टन। हम्म। रविंद्र जडेजा, शार्दुल ठाकुर, अक्षर पटेल, कुलदीप यादव है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा। तो सर, कितना सही लग रहा है स्क्वाड? देखो स्क्वाड तो एक तो ये है ना, हमारी इंडिया टीम में जब तक ये एक्सपेरिमेंट तो चलते रहेगा, ये वर्ल्ड कप से पहले का एक्सपेरिमेंट है एक तरह से, क्योंकि इसके जी जी। बेसिस पर। और ना सिर्फ एक्सपेरिमेंट तो है ही, लेकिन एशिया कप भी जीतना है तो स्क्वाड बेस्ट टीम भी चूज करनी है, और आपको कॉम्बिनेशन भी ठीक करना है वर्ल्ड कप से पहले। तो मैं कहूंगा एक तरह से स्क्वाड बैलेंस्ड है। थोड़े बहुत सवालिया निशान तो हमेशा ही रहते हैं जब टीम बनती है, तो एक थोड़े बहुत क्वेश्चंस आते हैं कि इसको नहीं रखा, उसको रख लेते, ऋतुराज गायकवाड को रख लेते हैं, या वट एवर या उसको डाल लेते हैं, युजवेंद्र चहल को रख लेते हैं, लेग स्पिनर कोई नहीं है, राइट आर्म। तो उस हिसाब से थोड़े बहुत सवाल तो जरूर बनते हैं। लेकिन वो तो हमेशा रहे हैं सवाल टीम सिलेक्शन पर, तो हमेशा ही जो क्रिकेट फैंस हैं, लवर्स, क्रिकेट लवर्स हैं, वो हमेशा कुछ ना कुछ सवाल तो उठाएंगे। बिल्कुल, देखिए सवाल तो रहेंगे। पर ये है कि अभी सोशल मीडिया पे तो एक बहुत चीजें वायरल हो रही हैं, और जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, फॉर्मर क्रिकेटर्स, आप गौतम गंभीर आप जानते ही हैं, अपनी टिप्पणियों के बिल्कुल। लिए, अपने जो स्टेटमेंट्स के लिए कितने फेमस है, उन सबका कहना है। और जो क्रिकेट को लगातार फॉलो कर रहे हैं, और मेरे ख्याल से आप सब, आपके भी मन में आया होगा, मेरे मन में भी आया था, कि जो आप स्क्वाड देख रहे हैं, ये जो इतने एक्सपेरिमेंटेशन हो रहे हैं, और वो भी इतने बड़े टूर्नामेंट से पहले, उसको रिलेट किया जा रहा है 2011 से। आपने हम्म। धोनी को बोलते हुए देखा होगा। मैं बेसिकली उनकी मूवी भी थी, अनटोल्ड स्टोरी में भी ये चीज थी कि 3 साल पहले ही उन्होंने टीम की प्रिपरेशन, वर्ल्ड कप की प्रिपरेशन शुरू कर दी थी। तो अब ये है कि मतलब एशिया कप से थोड़े वक्त पहले से ही एक्सपेरिमेंटेशन है। एक ठीक टीम, एक ठोस टीम या ठोस स्क्वाड अभी तक नहीं हमें मिला। नहीं अब तक मिला है। और ये फर्क एक ये मैं समझता हूँ 2011 में और अब में, फर्क ये है कि अब हमारा जो एक्सपेरिमेंट है ना, वो मैच से 2 दिन पहले तक भी चलता रहता है कि बिल्कुल। कॉम्बिनेशन क्या होगा। हमने पहले भी देखा जब T20 का वर्ल्ड कप हुआ था, वहां भी एक्सपेरिमेंट ही चलते रहे लास्ट तक। टूर्नामेंट शुरू होने से एक महीना, एक हफ्ता पहले तक कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट चल रहे थे। कॉम्बिनेशन क्या होगा, ओपन कौन करेगा, 3 नंबर पे कहाँ विराट कोहली को कहाँ खिलाएंगे, तो वो सब अभी भी कुछ ना कुछ तालमेल बैठाने का चलता रहेगा। मुझे लगता है काफी पहले सेटल हो जाना चाहिए था कि स्क्वाड क्या होगा, कौन सी टीम खेलेगी। हाँ, 17 की बजाय आप 20-22 लड़के रख लेते, उसमें से 14-15 जो 17 को खिलाने, उनको आप खिलाते, और उन्हीं के साथ आप उन्हीं में उसी पूल में करते। अब कुछ वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हैं। तिलक वर्मा, जो कि आई थिंक वेल डिजर्व, ही हैज प्लेड वेल इन वेस्ट इंडीज, हालांकि T20 में वो खेले, लेकिन फिर भी उन्होंने जो एक कैरेक्टर दिखाया और एक तरह से अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया एंड बीइंग अ लेफ्ट हैंडर, तो वाइल्ड कार्ड एंट्रीज भी हैं इस स्क्वाड में। एक्सपीरियंस भी बहुत सारा है। वाइस कप्तान अब नए हैं। आई थिंक इट इज वेरी क्लियर कि उनको ग्रूम किया जा रहा है कप्तानी के लिए आने वाले समय में। सूर्य कुमार यादव का सवाल सबके दिमाग में है कि वनडे में नहीं इतना करते हैं, 50 ओवर के मैच में उतना नहीं करते हैं जितना 20 ओवर के मैच में वो अपना जलवा दिखाते हैं। तो वो भी एक बड़ा सवाल है। 4 नंबर पे कौन बैटिंग करेगा, तो ये सब चीजें तो हैं। और ये अभी तक अगर ठीक नहीं कर पाए
एशिया कप के शुरुआत में ही नहीं ठीक कर पाए तो फिर बहुत लेट हो जाएगा वर्ल्ड कप से। यू हार्डली हैव अबाउट 7 8 9 गेम्स बिफोर द वर्ल्ड कप। बिल्कुल बिल्कुल। नॉट बिल्कुल इवन दैट, आई बहुत ही। थिंक उससे भी कम। हाँ। जी जी। बहुत ही कम वक्त रह गया है, और अब देखे ना कि अभी तो 17 मेंबर यहाँ पर सिलेक्ट करने थे, 17 मेंबर्स एशिया कप में। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप में तो आपको 15 ही सिलेक्ट करने पड़ेंगे, तो दो आपको निकालने पड़ेंगे। अब हाँ जी। दो जो खिलाड़ी हैं, अब किन पे गाज गिरेगी देखना होगा। बेसिकली मुझे लगता है कि अभी नए खिलाड़ी आपको तिलक वर्मा ही दिख रहे हैं, और गेंदबाजों में प्रसिद्ध कृष्णा। क्योंकि वो जो एक क्वाड्रेट है, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज का, तो मुझे तो लग रहा है ये फिक्स ही रहेगा। तो प्रसिद्ध कृष्णा पे मुझे लगता है थोड़ा सा ये स्ट्रिक्ट होंगे, मुझे लगता है उन पर। हो सकता है उनको परफॉर्म करना पड़ेगा। देखिए मौका तो सिराज शमी बुमराह को ही अप फ्रंट मिलेगा। जी। और फिंगर्स क्रॉस कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए दोबारा, क्योंकि काफी टाइम बाद बुमराह भी वापस आए हैं। और सिराज एंड शमी आल्सो हैव बीन लार्जली इंजरी फ्री इन द लास्ट फ्यू मंथ्स। तो अगर सब सही रहा, कोई इंजरीज नहीं हुई, तो ये तीन मेन बॉलर्स इस तरफ रहेंगे। और फिर हमारे पास स्पिनर्स में आपके पास रिस्ट स्पिनर भी हैं लेफ्ट आर्म, और आपके पास फिंगर स्पिनर्स भी हैं। मेरा मानना ये रहता है कि 50 ओवर में, अभी सुंदर चहल की हम कर रहे थे बात नेक्स्ट दिन में, एक तो उनका वेस्ट इंडीज का दौरा उतना अच्छा नहीं गया, ऑफ लेट उतना अच्छा कर नहीं पाए। दूसरा, वनडे क्रिकेट, व्हाइट बॉल क्रिकेट खासकर में दो तीन में से दो डिपार्टमेंट्स आपके थोड़े, दो डिपार्टमेंट्स काफी स्ट्रांग होने चाहिए। बॉलिंग, हम्म। फील्डिंग और बैटिंग, ये तीन चीजें क्रिकेट में होती हैं। तीन में से जी। दो में आपको स्ट्रांग होना जरूरी है, खासकर व्हाइट बॉल में। स्पेशलिस्ट बैट्समैन या स्पेशलिस्ट बॉलर अब छोटे फॉर्मेट्स में ना उतना कामयाब नहीं हो पाते, उतनी जगह लंबे समय तक नहीं बना पाते। उसी तरह आई थिंक युजवेंद्र चहल को वही प्रॉब्लम, अगर युजवेंद्र चहल बैटिंग करते होते रविंद्र जडेजा की तरह, तो शायद टीम से बाहर नहीं जाते। या इससे पहले भी स्पिनर हुए हैं, प्रज्ञान ओझा स्पिनर थे, वो भी बल्लेबाजी उतनी नहीं करते थे। बट देयर हैव बीन प्लेयर्स लाइक रविचंद्रन अश्विन जिनको काफी बड़ा करियर मिला, बिकॉज ही इज अ हैंडी बैट्समैन एज वेल। तो व्हाइट बॉल में मुझे लगता है तीन में से दो चीजें आनी चाहिए, अनलेस कि आप फिर बिल्कुल ही एक्स्ट्रॉर्डिनरी हो, टॉप ऑफ द ऑर्डर ओपनिंग बैट्समैन हो और बहुत जबरदस्त विस्फोटक बल्लेबाजी करते हो, तो ठीक है, देन ओनली एज अ स्पेशलिस्ट बैट्समैन इज ओके। अपार्ट फ्रॉम दैट, तीन में से दो चीजें तो आपको करनी होगी अगर लंबे समय तक टीम में बने रहना है। बिल्कुल। मतलब ये जो पूरा स्क्वाड आया है 17 मेंबर का, इसमें हाईलाइट तो यही है कि एक तो चहल का सिलेक्शन नहीं हुआ। सोशल मीडिया पर इतना बैंटर हो रहा है, और लोग बहुत सवाल कर रहे हैं कि चहल को क्यों नहीं सिलेक्ट किया। और जो आपने एक तो वजह बताई, बैटिंग। और आपके पास अगर आप देखो ना, एक स्पिनर में विकेट टेकिंग ऑप्शन भी नहीं है, मुझे लगता है साफ तौर पे। आपको कुलदीप यादव अगर आप देखें तो आप बल्लेबाज को डिफेंसिव मोड में लेके जाके विकेट ले लेते हैं। पर चहल का मुझे लगता है इस चीज में थोड़ा उल्टा है, कि वो जब बल्लेबाज डिफेंस कर रहा होगा या डिफेंसिव मोड में चला जाएगा, अटैक नहीं कर रहा होगा, तो चहल को थोड़ी सी दिक्कतें आती हैं विकेट लेने में। वो जरूर गेंद को फ्लाइट करवाते हैं, लूप करवाते हैं, पर वही है कि बल्लेबाज उस पर शॉट खेलेगा तभी वो फिर कैच आउट होगा, या फिर कोई आड़ा तिरछा शॉट खेलेगा तभी कुछ आउट होगा। पर ऑन द डिफेंसिव मोड अगर आप दूसरी तरफ जाएं, तो फिर कुलदीप यादव आपके लिए जो है, आपको याद होगा किस तरीके से वर्ल्ड कप 2015 में उन्होंने बाबर आजम को बोल्ड किया था, कि कैसे हाँ। बैट और बैट के बीच में से। वही 2000 हाँ। वही चीज का रेप्लिका हुआ 2019 में, बैट और बैट के बीच में से। और उन्होंने बहुत सारे बल्लेबाजों को ऐसा किया है, तो ये है। उसके अलावा मेन हाईलाइट स्क्वाड का आप देखो तो केएल राहुल की वापसी और श्रेयस अय्यर की वापसी। तो 4 नंबर पे श्रेयस अय्यर, फिर आपके पास विकेट कीपिंग ऑप्शन केएल राहुल देंगे। उसके अलावा बैकअप ऑप्शन आपके पास ईशान किशन है, पर संजू सैमसन को रिजर्व में रखा गया, यानी कि ट्रैवलिंग बैकअप। हाँ, ये तो अब सवाल संजू सैमसन के, देखिए बहुत सारे फैंस भी हैं और बहुत उनको सोशल मीडिया पे हर जगह सपोर्ट मिलता है। मेरा पर्सनली मानना यह है कि कहीं ना कहीं उतनी कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाए। ही इज गुड इन पैचेस, मतलब वो एक पैच आता है उसमें बहुत बढ़िया बल्लेबाजी कर लेंगे, अच्छी बैटिंग रन भी बना लेंगे, 50 रन, 55, 40, 50 अपने बना के कंट्रीब्यूट करके। कीपिंग डेफिनेटली इज अ गुड विकेट कीपर एज वेल, लेकिन उतनी कंसिस्टेंसी नहीं। इंटरनेशनल लेवल में अपनी जगह लंबे समय तक बनाए रखने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है, तो वो वहां पे कहीं ना कहीं रह जाते हैं। बट ही स्टिल हैज अ गुड, उनका अगर देखा जाए जो एवरेज है बैटिंग का, और उनकी परफॉर्मेंस ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम हैज बीन क्वाइट गुड। बट फिर भी मुझे लगता है ऑफ लेट जो पिछले रिसेंट पास्ट की जो फॉर्म है, और उसमें कंसिस्टेंसी कहीं ना कहीं छूट जाती है। और टीम मैनेजमेंट पे भी बहुत डिपेंड करता है, कप्तान पे, कोचेस पे और सिलेक्टर्स पे। अगर कप्तान की बैकिंग है that I need KL Rahul in the main team rather than Sanju Samson because of more experience, because he is more better batsman, or I have more confidence on him. तो अगर आपको ज्यादा विश्वास केएल राहुल पे है संजू सैमसन से एज अ कैप्टन, तो सिलेक्टर्स भी कहीं ना कहीं उस बात को वेटेज देंगे।
और वो बोलेंगे कि ठीक है, अगर बिल्कुल कप्तान को ज्यादा कंफर्ट है तो फिर लेट्स गो विद केएल राहुल, सो ऐसा मुझे लगता है। और ईशान किशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लेफ्ट हैंडेड बैटिंग ऑप्शन अगर वो खेलते हैं तो वो भी एक आई थिंक समथिंग दैट वर्क्स इन फेवर ऑफ ईशान किशन वर्सेस संजू सैमसन की, क्योंकि वैसे ही लेफ्ट हैंडर्स की कमी है हमारी टीम में, कोई ज्यादा लेफ्ट हैंडर है नहीं। और अगर एक आपके पास अच्छा लेफ्ट हैंडर है जो तेजी से रन भी बना सकता है एंड कैन बी एन ओपनिंग बैटर टॉप ऑफ द ऑर्डर, कैन ऑल्सो बी अ फिनिशर इन द मिडल ऑर्डर बीइंग, और ऊपर से लेफ्ट हैंडर, तो ये आई थिंक चीजें जो है वो ईशान किशन के फेवर में चली जाती हैं और संजू सैमसन को अनफॉर्चुनेटली मौका उतना नहीं मिल पाता। बिल्कुल वही बात हो गई। फिर उसके बाद आप देखो ना टॉप ऑर्डर में हमारे बल्लेबाजों में रोहित शर्मा, शुभमन गिल दोनों ओपनर्स, 3 नंबर पे विराट कोहली, वो जगह फिक्स है। मुझे मुझे तो नहीं लगता कि भाई वो चेंज होगी, होनी भी नहीं चाहिए। क्योंकि कई बार हमने देखा है कि आकाश चोपड़ा ने भी एक बार उठाई थी बात, और रवि शास्त्री ने भी बोला था, आपको याद होगा कि विराट शुड प्ले एट नंबर 4, पर मुझे नहीं लगता इसकी कोई संभावना होगी। फिर उसके आप देखो ना हमारे टॉप ऑर्डर में एक भी लेफ्टी नहीं है फिलहाल का, तो ये कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि क्या, आपसे मैं ये सवाल करता हूँ कि, और दर्शकों से भी, सबके सब, कि हमारे टॉप ऑर्डर में 2011 वर्ल्ड ओडीआई वर्ल्ड कप की तरह एक भी यहाँ पर लेफ्ट हैंड बैट्समैन नहीं है। तो ये क्या दिक्कत की बात देखे जाएगा? क्योंकि अगर आप देखो तो पाकिस्तान के खिलाफ 2 सितंबर को एशिया कप का मुकाबला है, और शाहिन शाह अफरीदी, फिर से आप देखो लेफ्ट आर्म पेसर, अंदर आती हुई गेंद, फिर उसके बाद एक इन स्विंगर, फिर अंदर आती हुई गेंद। तो हमारे जो टॉप ऑर्डर के बल्लेबाजों को राइटी, वो भी उनको दिक्कतें हैं ही हैं। दिक्कतें हैं, और दूसरी सो दो चीजें यहाँ पे हैं। लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन डेफिनेटली बहुत जरूरी होता है टॉप ऑफ द ऑर्डर में, उसका एडवांटेज तो रहता ही रहता है टीम को। और ग्राउंड्स जो होंगे वो भी ज्यादातर ग्राउंड्स में हमेशा आपको सेंट्रल विकेट नहीं मिलेगा खेलने के लिए, उस इन द सेंस कि आपको हमेशा दोनों साइड बराबर बाउंड्री नहीं मिलेगी, एक तरफ की बाउंड्री छोटी बड़ी होगी। और अगर बाउंड्री छोटी बड़ी होगी तो लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन वहां पर बहुत घातक सिद्ध हो सकता है, क्योंकि अदरवाइज दोनों राइट ही खेल रहे हैं और एक तरफ की बाउंड्री बड़ी है तो फिर वो दोनों के लिए एक समान लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन वहां पे आता है। बट हैविंग सेड दैट, 50 ओवर के मैच में, क्योंकि ये लंबा मैच है, 20 ओवर का मैच नहीं है, तो अगर टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं है लेफ्ट हैंडर और अगर तिलक वर्मा को खिलाया जाता है बीच में मिडिल ऑर्डर में, तो फिर भी ठीक है, थोड़ा बहुत इट कैन स्टिल बी कॉम्पनसेटेड, बिकॉज लंबा मैच है, 50 ओवर में 20 ओवर के मैच में तो बहुत जल्दी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करके जाके आपको वहां पर बल्ला घुमाना होता है, तो यहाँ पे फिर भी मौका मिल जाएगा बाद में बैटिंग करने का। सो टॉप ऑफ द ऑर्डर नहीं होने से मेरे को इतनी चिंता नहीं है, बट मेरे को ये जरूर है कि आपके पास एक अच्छा लेफ्ट हैंडर जो मिडिल ऑर्डर में हो या फिनिशर में भी हो तो भी चलेगा, लेकिन लेफ्ट हैंडर होने जरूरी है। मेन 11 में 2 या 3 लेफ्ट हैंडर्स होने जरूरी हैं, बिकॉज दैट रिदम भी थोड़ी बहुत डिस्टर्ब होती है बॉलिंग साइड की व्हेन लेफ्ट हैंड राइट हैंड कॉम्बिनेशन इज बैटिंग। सो वो जरूरी है, और इसके चलते मुझे लगता है तिलक वर्मा माइट गेट अ चांस, बिकॉज ईशान किशन को चांस मिलता दिख नहीं रहा कि हम राहुल करेंगे विकेट कीपिंग मोस्ट लाइकली। तो डिपेंड्स ऑन राहुल से कितनी उनकी रिकवरी हुई है केएल राहुल की, बिकॉज ही वाज इन रिहैब और बैंगलोर में थे, और अगर विकेट कीपिंग के लिए ही इज कॉन्फिडेंट टू कीप विकेट्स तो फिर ईशान किशन को शायद मौका ना मिले। लेकिन अगर केएल राहुल को सिर्फ एज अ बैट्समैन खिलाएंगे तो केएल राहुल को चांस मिल सकता है, फिर सूर्य कुमार यादव को मौका नहीं मिलेगा या तिलक वर्मा को चांस नहीं मिलेगा। बिल्कुल, मेरा मतलब यही सवाल मैं आपसे अगला करने वाला था तिलक वर्मा के ऊपर, कि मतलब अगर आपको टॉप ऑर्डर में एक लेफ्टी अगर लाना है तो क्या तिलक वर्मा को मौका दे दिया जाएगा? मतलब ये जानते हुए कि ये उनका डेब्यू होगा एशिया कप में, उनका वनडे फॉर्मेट में डेब्यू एशिया कप से होगा, बल्कि उन्होंने अच्छा हाँ, परफॉर्मेंस दिखाया था 5 मैचों की T20 सीरीज में, पोटेंशियल बिल्कुल। है, रेंज हिटिंग है, सब कुछ है। आप कह सकते हैं कि एक आपको लेफ्टी बल्लेबाज के रूप में एक 360 डिग्री प्लेयर मिल गया, एक तरीके से कह सकते हो। हम्म। पर क्या एशिया कप में उतारना एक बड़े स्टेज पे तिलक वर्मा को ठीक रहेगा एज अ लेफ्टी, और एक इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट में एक टॉप ऑर्डर? मुझे लगता है उतार देना चाहिए, अगर देखो अगर कप्तान को कॉन्फिडेंस हो। और कई बार क्या होता है ना, आपको आपको आपका एक्चुअल टेस्ट ही वहां पे होता है जब आपको बड़े स्टेज पर सीधा उतार दिया जाता है। आप याद करें सौरभ गांगुली को मौका कहाँ मिला था, लॉर्ड्स के टेस्ट मैच में। राहुल द्रविड़ सीधे लॉर्ड्स में उतरे थे, बड़े मैदान में बड़े मैच में उतारे। इतने सारे और खिलाड़ी हैं जो सीधे सेमीफाइनल ऑफ आइदर एशिया कप या कोई बड़े टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में, इनफैक्ट एक दो तो मुझे याद आते हैं प्लेयर्स जो सीधे फाइनल में उनको बुलाया गया और उनको खिलाया गया। तो प्लेयर्स को अगर किसी को उतना कैरेक्टर है और आपको उसके ऊपर भरोसा है कि इसमें इस बंदे में दिल है, ये आएगा और ये कर देगा, अगर उतना आपको कॉन्फिडेंस है तो आपको उतार देना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सम पीपल आर बिग मैच प्लेयर्स, सम पीपल आर बिग टूर्नामेंट प्लेयर्स। जो बिग टूर्नामेंट और बिग मैच प्लेयर्स हैं उनको फर्क नहीं पड़ता। इनफैक्ट
वो तो इंतजार करते हैं कि बड़ा मैच मिले और वहां पे मैं अपना जलवा दिखाऊं। अगर उस तरह के माइंडसेट में है और वो फ्रेम ऑफ माइंड है, और मैं अगर कैप्टन हूँ, मुझे दिख रहा है कि वो आग है इस खिलाड़ी में, तो मैं उसको उतार दूंगा। मैं बिल्कुल नहीं सोचूंगा कि एशिया कप है या वर्ल्ड कप है या पाकिस्तान के साथ मैच है या किसी और के साथ मैच है, मैं उसको उतार दूंगा, क्योंकि सामने वाले को एक जज्बा है अपने आप को प्रूव करने का। और अगर वैसा लगता है तो मुझे लगता है उतार देना चाहिए उसको। लेकिन सवाल ये होगा ऋतिक, किसकी जगह खिलाएंगे, मतलब अगर उनको खिलाओगे तो किसको बाहर खिलाओगे, क्योंकि बिल्कुल। थोड़ा सा ट्रैफिक जैम है यहाँ मिडिल ऑर्डर में, थोड़ी भीड़ ज्यादा है। तो किसी ना किसी की जगह आपको एक नए खिलाड़ी को उतारना पड़ेगा। आप कह सकते हैं कि हम सूर्य कुमार यादव को नहीं खिलाएंगे या श्रेयस अय्यर को नहीं खिलाएंगे बिकॉज ही इज कमिंग एट द बैक ऑफ एन इंजरी, तो उसकी जगह हम तिलक वर्मा को शायद मौका दे देंगे, मे बी। बट अगेन, लॉट डिपेंड्स ऑन द कैप्टन एंड द कोच। थोड़े आक्रामक कप्तान जो होते हैं या आक्रामक जो मैनेजमेंट होती है और रिस्क टेकिंग वाली टीम मैनेजमेंट होती है, जो मेरे ख्याल से ये वाली टीम मैनेजमेंट नहीं है, लेकिन जो होती है वो लेते हैं चांस, और वो बड़े खिलाड़ी को बाहर बिठाकर एक यंगस्टर को चांस दे देते हैं, और कई बार वही वही चीज जो है वो क्लिक कर जाती है, एंड देन अ न्यू लेजेंड और अ न्यू बिग प्लेयर इज बॉर्न। बिल्कुल। और भाई आपने, मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी। रिस्क टेकिंग मैनेजमेंट, हमने मतलब धोनी के दौर से हमने अभी तक ऐसा कुछ खास देखा नहीं कि मतलब रिस्क लिया हो। और रोहित शर्मा भी यही कहते हैं कि मतलब कि हर चीज से सीखो, रिस्क कम लो। पर रिस्क लेने पड़ते हैं, मुझे लगता है कोई ऐसे बड़े टूर्नामेंट जीतने के लिए, जो कि धोनी ने करके दिखाए। कंपेयर नहीं बिल्कुल। कर रहा मैं, बस बेसिकली चीजों की बात है कि जो कि इंपॉर्टेंट स्टेप्स आपको उठाने पड़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट स्टेप मुझे याद आ रहा है कि अब 4 नंबर का सवाल अभी तक बना हुआ है। श्रेयस अय्यर आ गए हैं, ऑल्दो उनका जो है 4 नंबर पे बल्लेबाजी करते हुए एवरेज ठीक है, रन्स भी काफी ज्यादा है। पर हम चाहेंगे नहीं कि श्रेयस अय्यर को दोबारा से कोई इंजरी हो, दोबारा से निकल हो कोई। क्या सूर्य कुमार यादव उनकी जगह ले पाएंगे, ये जानते हुए कि ओडीआई में तो वो उनका प्रदर्शन इतना खास नहीं रहा, टी20 में जरूर। और एक और चीज मुझे ध्यान आ रही है कि मैनेजमेंट ये भी कह रही थी, हार्दिक पांड्या से भी हमने कहते हुए सुना था कि सूर्य कुमार यादव को वही एनवायरनमेंट दिया जाएगा टी20 का, यानी कि लोअर मिडल ऑर्डर पे बल्लेबाजी करने को, आखिरी के पावर प्ले में ओडीआई में, और आखिरी के 40 to 50 ओवर्स के बीच में अगर हम या देखें सूर्य कुमार, वहां पे बल्लेबाजी दी जाएगी, तो वही एनवायरनमेंट क्रिएट किया जाएगा उनके। क्योंकि उनकी बल्लेबाजी ही तब निकल के आती है, निखर के आती है, जब वो वैसे ही तेज बल्लेबाजी करते हैं। तो कितना ठीक है ये, कितना सही है, इसके बारे में? देखिए, अब देंगे चांस, लेकिन आपको, मुझे लगता है कि 11 खिलाड़ी खेलने हैं सिर्फ। 11 में आप अगर केएल राहुल को अगर एज ए विकेट कीपर भी खिलाते हो, तो भी आपको ऊपर 5 बल्लेबाज खिलाने हैं। उसके बाद केएल जी राहुल, उसके बाद रविंद्र जडेजा एंड देन द अदर बॉलर्स एंड विल कम। सो इन जी टॉप 5 में आपको पहले 3 तो आपके पक्के हैं, रोहित शर्मा, शुभमन गिल, विराट कोहली। अब बिल्कुल। रह गया नंबर 4 और नंबर 5। तो अगर नंबर 5 पे सूर्य कुमार को खिलाते हो, तो नंबर 4 पे फिर तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर में से किसी एक को मौका जी मिलेगा। जी और ये जानते हुए, इस जैसा आपने कहा कि आक्रामक टीम मैनेजमेंट नहीं है, तो ये जानते हुए मुझे लगता है कि क्या होने वाला है कि वर्ल्ड कप को ध्यान में रखते हुए कि वर्ल्ड कप में हमें किसे खिलाना है, उस खिलाड़ी को एशिया कप में मौका दिया जाएगा। तो अगर वर्ल्ड कप में अगर आप श्रेयस अय्यर को देख रहे हो एज पार्ट ऑफ द, एज इन द स्कीम ऑफ थिंग्स फॉर द मेन 11, तो अभी भी श्रेयस अय्यर को ही मौका दिया जाएगा रादर बिल्कुल। देन तिलक वर्मा, विच विल टेक अस टू अनदर प्लेस। फिर आपके पास लेफ्ट हैंडर कोई नहीं है पहले 5 में, और उसके बाद आपके पास अगर सूर्य कुमार यादव आएंगे, उसके बाद आपके पास हार्दिक पांड्या को आप बाहर नहीं बिठा सकते क्योंकि वो वाइस कैप्टन है, तो वो भी खेलेंगे। तो ये तो आपके 6 हो गए। उसके बाद आपके पास 7वें नंबर पर रविंद्र जडेजा, एंड देन रिमेनिंग 3 सीम बॉलर्स एंड मे बी अपना कुलदीप यादव। तो ये मेन 11 बनेगी, मोर और लेस। एक ही स्पॉट इसमें आ रहा है तिलक वर्मा का, और बिटवीन तिलक वर्मा एंड श्रेयस अय्यर, अगर सूर्य कुमार यादव को आप एज ए फिनिशर खिलाना चाहते हो तो। पर आई थिंक मुझे लगता है अगर फिनिशर देखा जाए तो हार्दिक पांड्या को ही रखेंगे ये सब। एक भी ये भी चीज है, हार्दिक पांड्या के टॉपिक में मैं आने वाला था कि हार्दिक पांड्या वाइस कैप्टन तो है, जबकि आयरलैंड सीरीज में जो है बुमराह अच्छा करते हैं, बुमराह आते हैं, कमबैक करते हैं, इंजरी ठीक होती है, जबकि ये भी कहा जा रहा था कि बुमराह को वाइस कैप्टन बनाया जाएगा। ये सब सोर्सेस थे, सूत्र थे, ये मैं नहीं जानता। पर मुझे लगता है कि चलो हार्दिक पांड्या को आपने वाइस कैप्टन बना दिया है, पर एटलीस्ट ये भी देखना चाहिए कि उनकी फॉर्म, बल्लेबाजी से मुझे नहीं लगता कि वो अभी इतनी खास फॉर्म में है। गेंदबाजी से जरूर आपको शुरुआत में ओवर्स करके दे देंगे, नई गेंद से उनकी शेप भी अच्छा होता है, सब चीजें हैं। पर अगर आप बैटिंग देखें तो आपको लगता है, अगर आपने उनकी अभी हाल ही में बैटिंग देखी हो वेस्ट इंडीज सीरीज में,
या वेस्ट हाँ। इंडीज T20 सीरीज में। तो उनके स्टांस में मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत यहाँ पर गड़बड़ थी कि काफी ज्यादा उनकी जो शरीर है, आपने देखा होगा काफी ज्यादा जकड़ा हुआ है एकदम, काफी फिक्स शरीर है कि इस जगह खेलने के लिए एंगल कुछ है ही नहीं। अब ये सिर्फ ऑफ स्टंप पे ज्यादातर खेल सकते हैं, लेग साइड की तरफ वो ब्लॉक्ड है उनका एरिया, उनका स्टांस हम्म। मुझे मेरे ख्याल से शोल्डर की तरफ ज्यादा जो है हावी रहता है। हो सकता है, या कई बार डेलिबरेटली भी करते हैं, क्योंकि डिपेंडिंग ऑन बॉलिंग अटैक क्या है, बॉलर्स कौन से हैं। अगर आपको ज्यादा आउट स्विंगर्स खेलने को मिल रहे हैं या आउटसाइड द ऑफ स्टंप ज्यादा बॉलर बॉल डाल रहे हैं, तो आप थोड़ा सा ज्यादा साइड ऑन हो जाते हो टू मेक योरसेल्फ प्ले ऑन द ऑफ साइड। तो और प्लस इस इंटरनेशनल लेवल पर खेलते हैं तो दे कैन ऑलवेज एडजस्ट, और आने वाले समय में भी कर सकते हैं। सबसे जरूरी चीज होती है माइंडसेट क्या है आपका, मानसिक जो जो तालमेल है ना, वो बहुत अच्छा होना चाहिए। यू शुड बी इन अ वेरी पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड, यू शुड बी इन अ फ्रेम ऑफ माइंड कि मुझे करना है, करके दिखाना है और मैं कर सकता हूँ। सेल्फ बिलीफ होनी चाहिए कि मैं मैं कर सकता हूँ, और एक आपके अंदर एटीट्यूड होना चाहिए कि मैं करके दिखाऊंगा। तो उस तरह का एटीट्यूड रहेगा तो आगे बढ़ा सकते हैं। बाकी स्टांस और ये सब टेक्निकलिटीज तो करेक्ट हो जाती हैं, दे नो मोर देन एनीबॉडी एल्स, क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे इतना क्रिकेट खेलते हैं, उनके पास वीडियोज हैं, एनालिस्ट्स हैं, so that can always be corrected. But I think what is important is the mindset, especially जब फॉर्म में नहीं है, जब आपके you are not getting too many runs, तो फिर आपका वो माइंडसेट बहुत काम आता है उस टाइम पे। अगर आपको उससे अपने आप को बाहर निकालना है तो एक सोच वैसी होनी चाहिए, वो जरूर यहाँ पे मैटर करेगा। प्लस एज वी सेड, वाइस कप्तान है तो कप्तान है तो वाइस कैप्टन है तो 11 में तो खेलेंगे ही डेफिनेटली। और बुमराह के आगे उनको इसलिए बनाया है बिकॉज आई थिंक he's looked at as the next captain for at least white ball, including 50 overs after Rohit Sharma. तो उनको एक्सपोजर दे रहे हैं व्हाइट बॉल में जितना दे सकते हैं। सो आई थिंक दैट्स हाउ इट इज बीइंग थॉट बाय द मैनेजमेंट। पर आप देखो ना कि स्क्वाड में दो फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर, एक शार्दुल है और दूसरी हाँ। तरफ हार्दिक पांड्या। मेन प्रेफरेंस हार्दिक को दी जाएगी क्या? शार्दुल को मौका दिया जा सकता है बैटिंग की डेप्थ को बढ़ाने के लिए, क्योंकि अगर आप प्लेइंग 11 देखें जो एक प्रेफरेबली ठीक प्लेइंग 11 बनती है, रोहित, गिल, विराट, श्रेयस या तिलक में से एक, जैसे कि आपने बताया। फिर उसके बाद KL राहुल विकेट कीपर, फिर आप हार्दिक, हार्दिक के बाद रविंद्र जडेजा, फिर उसके बाद जो है 7 नंबर तक बल्लेबाजी। अगर आपको डेप्थ देनी है, क्या 8वें नंबर पे शार्दुल को खिलाया जा सकता है? आप दिमाग में ये भी रखना पड़ेगा कि साथ में श्रीलंका की विकेट्स हैं, यहाँ पर गेम गेम जैसे जैसे बढ़ता है वह स्लो होती जाती है। अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि मेरा मानना ये है, और ये रवि शास्त्री जी ने कहा था बहुत पहले, कि अगर आपके ये पहले 7 बल्लेबाज नहीं कुछ कर पाते तो 8वें का रखने की जरूरत ही नहीं है फिर, बिकॉज इफ द 7 कैन नॉट डू देन देयर इज नो नीड फॉर 8 आल्सो। तो 8वें की भी जरूरत नहीं है, कि जो करना है ये ऊपर के 7 वालों को ही करना है। अगर ये भी 7 के साथ ही नहीं कर पाए तो 8वां भी क्या कर लेगा। तो वो माइंडसेट मुझे लगता है, मैं थोड़ा सा उस फेवर में हूँ। एक बार शार्दुल ठाकुर को अगर आप खिलाएंगे तो आप फिर शमी या सिराज में से किसी एक को सेक्रीफाइस करेंगे, एंड बोथ ऑफ देम हैव बीन बॉलिंग रियली वेल। तो अनलेस के कोई निगल है, कुछ इंजरी कंसर्न है, अगर ऐसा कुछ नहीं है तो सिराज शमी आप मान के चले 10 ओवर करते हैं। तो ऐसा भी नहीं है कि 4 ओवर डालने हैं 20 ओवर के मैच की तरह, तो 10 ओवर डालने हैं शार्दुल ठाकुर को। और उनकी बल्लेबाजी के लिए अगर आप खिलाना चाहते हो तो मुझे लगता है might as well go with good genuine good three seam bowlers, बुमराह, सिराज एंड शमी। और रविंद्र जडेजा विल चिप इन, हार्दिक पांड्या ऑलरेडी वहां पे हैं, और फिर यू हैव द अदर स्पिन ऑप्शन इन कुलदीप यादव। तो इसी तरह से आई थिंक चलेंगे तो मेरे हिसाब से ठीक रहेगा। आइडियली अगर ये जो ऊपर के 5 हैं इसमें से अगर कोई भी एक थोड़ी सी बॉलिंग कर पाता, स्पेशली स्पिन, लेग स्पिन या ऑफ स्पिन, तो बहुत ज्यादा कॉम्बिनेशन बैलेंस अच्छा बन जाता। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे टीम में ऐसा कोई नहीं है ऊपर के 5 में जो बॉलिंग करता है, तो वहां पे वो भी एक हैंडीकैप है इंडियन टीम का इन द रीसेंट पास्ट। वी डेफिनेटली नीड समबडी। इसीलिए मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था कि आपको ठीक है 2 ओपनर्स हैं, स्पेशलिस्ट ओपनर्स हैं, वो नहीं करें बॉलिंग, कोई बात नहीं। उसके अलावा या तो बहुत आउटस्टैंडिंग फील्डर आपको होना चाहिए। अगर आप आउटस्टैंडिंग फील्डर नहीं है तो आपको गेंद डालनी पड़ेगी, आपको बॉल करनी पड़ेगी। 3 डिपार्टमेंट में से 2 डिपार्टमेंट में तो आपको कुछ करना ही है। सिर्फ एक चीज को करके आजकल के क्रिकेट में ना वो बनता नहीं है। आप ऑप्शंस नहीं दे पाते हो अपने कप्तान को और अपने टीम मैनेजमेंट को, और आप अपने आप को भी अच्छा चांस नहीं दे पाते। यू कैन नॉट प्ले लॉन्ग टर्म। बिल्कुल। और आप जानते ही होंगे कि जो बाकी सब जो पुराने कोचेस हुआ करते थे और मतलब जिनको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस था, उनका यही कहना होता था हमेशा कि आपको क्रिकेट खेलना है तो आपको सब करना पड़ेगा, आपको बॉलिंग करनी पड़ेगी, फील्डिंग भी करनी पड़ेगी। आप बैट्समैन हो तो भी आपका रोल, अगर बॉलर है तो भी आपको सब करना पड़ेगा, हर चीज के लिए तैयार रहो।
बिल्कुल बिल्कुल, वो करना ही पड़ेगा। और आजकल और व्हाइट बॉल क्रिकेट में खासकर आपको करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे आपको व्हाइट बॉल में, T20 में और इवन 50 ओवर्स में, इट इज नॉट द बेस्ट टीम विच विंस, इट इज द बेस्ट कॉम्बिनेशन विच विंस। खासकर बिल्कुल। T20 में, T20 का जो आप देखें गेम कॉम्बिनेशन का गेम है, वो खिलाड़ियों का गेम नहीं है कि आपने 11 स्टार खिला दिए तो आप जीत जाओगे। 11 स्टार खिला दिए, लेकिन आपने दूसरी तरफ ऐसे 11 खिलाड़ी हैं जो कॉम्बिनेशन उनका अच्छा है, तो कॉम्बिनेशन वाली टीम जीत जाएगी, स्टार वाली टीम हार जाएगी। तो ये सारा खेल ही कॉम्बिनेशन का है। और कॉम्बिनेशन तभी बनेगा जब आपके पास तीन में से दो डिपार्टमेंट करने वाले बॉलर या बैट्समैन या खिलाड़ी हैं, जो बैटिंग बॉलिंग अच्छी करते हैं या बॉलिंग फील्डिंग अच्छी करते हैं या बैटिंग फील्डिंग बहुत बढ़िया करते हैं। तो फिर आप एक बढ़िया कॉम्बिनेशन बना सकते हो ना, क्योंकि आप एक खिलाड़ी से दो काम करवा सकते हो। नहीं तो आप एक खिलाड़ी से एक ही काम करवा रहे हो। विराट कोहली है बैटिंग ही करेंगे, उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। सूर्य कुमार यादव है बैटिंग ही करेंगे और उसके अलावा कुछ नहीं करेंगे। नहीं तो ये ऐसे होगा नहीं। श्रेयस अय्यर बैटिंग ही करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो नहीं होगा ऐसा। वो बॉलिंग करने के लिए चाहिए था, लेकिन अब नहीं है, तो अब आई थिंक इट इज टू लेट। अब तो बहुत लेट है इनको बॉलिंग सिखाना इस वक्त, बिकॉज अब तो टूर्नामेंट शुरू होने वाला है। बट आई थिंक या वो एक हैंडीकैप है, उसके साथ दे हैव टू लिव विद इट। उसके साथ ही उनको आगे बढ़ना है और मैच जीतने हैं। बिल्कुल। और वही है कि अभी जैसे कितने सारे हम T20 मैचेस खेल के आए पिछले साल। एशिया कप भी T20 फॉर्मेट था, T20 वर्ल्ड कप था 2022 में। तो हमारा जो था कि हम हेड स्पेस में काफी जल्दी आ गए थे T20 के, फिर हमें उसको लॉन्गर फॉर्मेट में शिफ्ट करने में टाइम लगा था। आपने देखा सबसे बड़ा एग्जांपल WTC फाइनल, कैसे हाँ, आईपीएल खेला 2 महीने, फिर उसके बाद एकदम से ट्रांजिशन आया टेस्ट क्रिकेट का। इम्पॉसिबल, मतलब मुझे लगता है कि बहुत जबरदस्त हेड स्पेस शिफ्ट होता है। यहाँ पर भी यस, यही है कि प्लेयर्स यहाँ पर ये है कि आप देखो जैसे कि T20 का हेड स्पेस है, आप वनडे क्रिकेट में आ रहे हैं, एटलीस्ट आपको 50 ओवर खेलने पड़ेगा। आप पहले की बात करो 2017-18 तक की, के प्लेयर्स यहाँ पर लंबी लंबी पारियां खेलते थे। फॉर सबसे बड़ा एग्जांपल विराट कोहली, ही यूज्ड टू रोटेट स्ट्राइक इतने लंबे लंबे बार। आजकल जो है पहली गेंद से ही मारने की कोशिश होती है सबकी। तो बिल्कुल शिफ्ट ठीक है, पर आपको लॉन्गर फॉर्मेट में थोड़ी बहुत स्ट्राइक रोटेशन और ये सब चाहिए ही चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल चाहिए। और आप, बिकॉज 50 ओवर बहुत ज्यादा है, 2.5 गुना ज्यादा है 20 ओवर से। ऐसा भी नहीं है कि 1.5 गुना या 2 गुना ज्यादा है। 2.5 टाइम्स, कहाँ 20 और कहाँ 50। तो उसमें बिल्कुल। बहुत ज्यादा फर्क है ये दो फॉर्मेट में। ऐसा हमें लगता नहीं है देखने में कि नहीं नहीं ये तो छोटा फॉर्मेट है, लेकिन देर इज अ लॉट ऑफ डिफरेंस इन प्लेइंग अ 50 ओवर गेम। आपको फिटनेस की डिमांड ज्यादा रहती है, क्योंकि आप 7 घंटे 8 घंटे का मैच आप खेलते हो। और 10 ओवर डालने हैं बॉलर को। बल्लेबाज को भी 25 रन कोई बड़ी कंट्रीब्यूशन नहीं है, 30-35 भी इतनी कंट्रीब्यूशन नहीं है जो कि T20 में अच्छी कंट्रीब्यूशन गिनी जाती है। यहाँ पर आपको रन बनाने हैं, और अगर आपको स्टार्ट मिल जाता है, जो कि मैं बहुत जरूरी बात बोलने वाला हूँ, अगर आपको स्टार्ट मिलता है 30 रन का या 40 रन का, तो उसको कन्वर्ट करना 100 में, और अगर 100 मिल जाता है तो कन्वर्ट करना 150 में। और कई हमारे रोहित शर्मा जैसे खिलाड़ी तो 200 भी बना चुके हैं, एंड 3 डबल सेंचुरीज इन वनडे। तो एक स्टार्ट को कन्वर्ट करना बड़ी इनिंग्स में, वो वाली कला जो है ना, वो एक आर्ट है, जो वो कला थोड़ी लुप्त होती जा रही है। स्टार्ट मिलता है और स्टार्ट मिलने के बाद 30-35 के बाद आउट होते चले जाते हैं। स्टार्ट मिलने के बिल्कुल। बाद उसको कन्वर्ट करना, मैच को एंड तक लेके जाना, अगर आप चेस कर रहे हैं और अगर आपने 25-30 रन बना लिए हैं, तो आपके ऊपर ये जिम्मेवारी है कि अब आप टीम को एंड तक लेके जाएं और मैच को खत्म करें। मैच निकालना पड़ता है। 20 ओवर के में क्या बिल्कुल। होता है कि एक अच्छा ओवर मिल गया तो मैच आपके हिस्से में आ गया, लेकिन यहाँ पे एक अच्छे ओवर से कुछ होने वाला है नहीं। यू हैव टू ब्रिंग बिल्कुल। द मैच इन योर फेवर। वो थोड़ी सी लंबी लड़ाई है। तो आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो कि इसमें इनिंग्स बिल्ड करना, वो उस हेड स्पेस में आना कि मैं मैच को कैसे निकालूं। अगर 20 रन पे 4 आउट हो गए हैं और अभी भी 35 ओवर बचे हैं, तो भी आपको मैच निकालना आना चाहिए, तो भी आपको 35 ओवर पूरे खेलने हैं, अपने 100 रन बनाने हैं और 270-280 तक स्कोर लेके जाना है। तो उस तरह का बिल्कुल। माइंडसेट बहुत जरूरी है। आजकल की इतनी T20 क्रिकेट में मुझे लगता है ऐसी इनिंग्स देखने को बहुत कम मिलती है हमें, जब 20 पे 4 आउट हो गए और फिर भी टीम ने 280 बनाए और मैच जीत ली। मुझे लगता है एटलीस्ट आप सूर्य कुमार यादव को तो नहीं भेजेंगे 20 पे 4 हो गए हुए। हाँ, 20 पे 4 में तो नहीं भेजेंगे, और अगर 20 उन 4 में जो आउट हो गए हैं उसी में सूर्य कुमार यादव थे तो अच्छी बात है, फिर शांति। हाँ, ये भी हो सकता है। जी। बिल्कुल। और जी जाते बिल्कुल। जाते कुछ 3-4 बातों पे और बात करेंगे कि केएल राहुल के बारे में। जैसा कि आपने कहा था कि फर्स्ट चॉइस ऑफ विकेट कीपर रहेंगे, अगर वही अजीत अगरकर जो कि हमारे अब चीफ सिलेक्टर हैं, उनका कहना था कि शुरू के 2-3 मैचेस नहीं खेल पाएंगे क्योंकि केएल राहुल को निगल हो गया है, तो उनके बाद कौन चॉइस ऑफ विकेट कीपर होगा? क्या संजू सैमसन को लेकर आएंगे मेन 17 में, या हो सकता है उनको 11 में दे, या ईशान किशन के साथ ही जाएगी टीम?
ईशान किशन के साथ ही जाएंगे मुझे लगता है, क्योंकि वेस्ट इंडीज में परफॉर्मेंस उनका अच्छा था और एक आपको लेफ्ट हैंडर की ऑप्शन मिल जाती है। तो ईशान किशन इज आई थिंक गोइंग टू बी द फर्स्ट चॉइस। तो ये तो ईशान किशन के लिए बढ़िया बात है कि मतलब एशिया कप को उनको मौका दिया जाएगा। मुझे लगता है उन्होंने खास कुछ किया नहीं जब से उन्होंने बांग्लादेश में 200 बनाई है। वो वनडे में नहीं किया, हाँ बिल्कुल, वनडे में कुछ खास इतना किया नहीं है, टी वनडे में ट्वेंटी नहीं में किया। वो करते रहते। और 200 तो जबरदस्त बनाया था, पर उसके बाद नहीं किया। बट ईशान किशन की एक चीज मैंने देखी है कि उनको ज्यादा वो मौके गवाते नहीं है। मतलब अगर 5 मौके मिलेंगे तो 5 में से 3 मौकों का तो वो फायदा उठा लेंगे। 1 या 2 बार हो सकता है ना बना पाए। बिकॉज बांग्लादेश में भी आप दोस्तों याद करें, वो भी ही वॉज नॉट इन द टीम। उनको जहां तक मुझे याद है उनको मौका मिला, चांस दिया गया था। और जी किसी को तो इंजरी हुई थी तो चांस मिला, ऋषभ पंत की जगह शायद मिला था, मुझे याद नहीं है। लेकिन उनको मौका मिला था, इतना मुझे पता है कि एक मौका था, ही हैड एन अपॉर्चुनिटी, और उन्होंने उसका पूरा हम्म, फायदा उठाया, 200 रन बना दी। ये आईपीएल में भी देखा है मैंने 2 बार उनको। तो वो जब उनको चांस मिलता है तो ही इज एबल टू प्रूव। तो हो सकता है अगर मौका मिले तो इस बार भी चौका लगा दें। बिल्कुल। और साथ ही साथ अगर आप चले गेंदबाजी की लाइनअप पे, मोहम्मद सिराज, मोहम्मद शमी, जसप्रीत बुमराह कमबैक, ये सबसे खुशी की बात है। फिर उसके बाद प्रसिद्ध कृष्णा। बॉलिंग लाइनअप में एक मिसिंग चीज है लेफ्ट आर्म पेसर की। सर आप क्या मेरी बातों से एग्री कर रहे हैं कि लेफ्ट आर्म पेसर मिसिंग है? क्योंकि बहुत चीजें अलग हो जाती हैं अगर आपके बॉलिंग लाइनअप में एक लेफ्ट आर्म पेसर हो, रॉ पेसर। अर्शदीप सिंह के बारे में लोग कह रहे थे, पर अर्शदीप सिंह को तो एशियन गेम्स खेलने भेज दिया। अब यहाँ पर कुछ भी प्रेजेंट नहीं है। आप 3 फ्रंटलाइन पेसर के साथ ही जाएगी टीम, मोहम्मद सिराज, शमी और बुमराह। उन्हीं के साथ जाएगी। लेफ्ट आर्म अगर होता तो बहुत अच्छा रहता, अगर रशदीप होते तो इट वुड हैव बीन। और प्लस ही इज आल्सो अ यंगस्टर फॉर द फ्यूचर, तो उनको और इस स्टेज बिल्कुल पे मौका देते, ग्रूम करते आगे के लिए। तो ये मेरे ख्याल से एक सही चीज रहती है इंस्टेड ऑफ प्रसिद्ध कृष्णा। तो और प्रसिद्ध कृष्णा चले जाते एशियन गेम्स खेलने की जगह, तो आई वुड हैव बीन हैप्पियर। बट नहीं है तो नहीं है, कुछ क्या कर सकते हैं। जी। जी और साथ में ये भी चीज है कि प्लेयर्स के मन में एक तरीके से एक फियर ऑफ नॉट गेटिंग आउट, या माफ कीजिएगा, फियर ऑफ गेटिंग आउट हम्म। बेसिकली मैं कहना चाहूंगा। अब चाहे आप बात कर लो रोहित शर्मा, मतलब एक शिफ्ट आ गया कि जैसे वो कहते हैं कि हम मैनेजमेंट के साथ जा रहे हैं, कि मैनेजमेंट की अब ये डिमांड है कि अग्रेसिव क्रिकेट खेलेंगे, पर रोहित शर्मा का नेचुरल गेम है, शान देंगे जो उन्होंने बनाया था। विराट का भी यही है। विराट ने कुछ वक्त के लिए, आपको याद होगा 2022 में ओडीआई खेलने गए थे इंग्लैंड, टीम के साथ साथ शिफ्ट में आए थे। जो टीम की डिमांड थी अग्रेसिव क्रिकेट खेलना, पहली दूसरी गेंद पर आउट। तो यही ही शिफ्ट आ रहा है। और इसी के साथ साथ अगर आप बात करें तो वही पुराने 2017, 18, 19 वाले विराट अभी तक नहीं देखे, जो फियरलेस थे। आते ही फर्स्ट बॉल से वो स्ट्राइक रोटेट करते थे। अब थोड़ा ज्यादा वक्त लेते हैं और वो फियरलेसनेस प्लेयर्स में कम दिख रही है। आप एग्री करते हैं मेरी बात से? मैं एग्री करता हूँ ऋतिक, बिल्कुल एग्री करता हूँ। अब वो वाला ब्रांड ऑफ क्रिकेट अब नहीं दिखता है। और कहीं ना कहीं जगह बचानी है अपनी, पहले जगह बचाओ और फिर उसके बाद देखो रन बना सकते हैं कि नहीं, तो या टीम जीतती है कि नहीं। तो वो उस तरह का कहीं ना कहीं मुझे दिखता है कई बार माइंड सेट के है अपनी जगह बचाने के लिए। और ये एक बहुत बड़ी इसको कहेंगे कि एक कमी हो जाती है टीम में, और एक बहुत बड़ा एक हर्डल हो जाता है जीतने में। अगर आप हम्म। इंग्लैंड की बात करें, जिनको कि दुनिया का बेस्ट व्हाइट बॉल टीम माना जाता है इन सम इन आर्ग्यूएबली, बट लॉट ऑफ पीपल थिंक कि इंग्लैंड की टीम जो है वो इस जो करंट मौजूदा टीम है, तो उनको अगर उनसे, उनके एक पुराने खिलाड़ी हैं उनसे मैं एक बात कर रहा था, उमेश शाह, तो उनसे मैं पूछ रहा था कि क्या किया इंग्लैंड ने ऐसा कि वो व्हाइट बॉल में इतने ज्यादा डोमिनेट करते हैं। तो उन्होंने एक बात बोली जो कि मुझे काफी दिमाग में मेरे अभी तक है। वो उन्होंने बोला कि ये फियरलेसनेस कि तुम्हें टीम से निकाल दिया जाएगा, ये सब प्लेयर्स के दिमाग से ये जी डर जी। निकाल दिया। इनसिक्योरिटी। हाँ, वो इनसिक्योरिटी जो है, जो फियर है, वो फियर निकाल दिया, वो फियरलेस हो गए खिलाड़ी। 2 चीजें बोली उन्होंने, एक तो बोला कि टीम से ड्रॉप करने का जो डर है वो खत्म कर दिया, और दूसरा मैच हारने का डर भी खत्म कर दिया कि अगर आप मैच हार गए, लेकिन अगर आपने वो वाला ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेला जो हम खेलना चाहते हैं, एग्रेसिव क्रिकेट दैट वी वांट टू प्ले, कोई बात नहीं, यू कैन इन जीतने की चाह में, इन परस्यूट ऑफ विक्ट्री, अगर आपने पूरी जान लगाई और मैच हार गए, कोई बात नहीं, आपको टीम से नहीं निकाला जाएगा। अगर आपका डिफेंसिव तरीके से खेले और मैच हार गए, तब सवालिया निशान उठेंगे। तो उस तरह का कॉन्फिडेंस आ जाता है प्लेयर्स में कि अगर मैंने 5 मैच में रन नहीं भी बनाए, कोई बात नहीं, आई विल स्टिल बी इन द टीम, बिकॉज मेरे को आने वाले 2 साल तक का इन्होंने विंडो दिया है, इसमें मुझे अपने रन करके दिखाने। तो आई थिंक कहीं ना कहीं ये जरूरी है एक खिलाड़ी के लिए, सिक्योरिटी होना, सेफ्टी होना बहुत जरूरी है, ताकि वो अपने आप खुल के एक्सप्रेस कर पाए, खुल के अपना जो क्रिकेट खेलते हैं वो।
जी 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 जी। और बस दो चीजें जाते जाते, एक तो सर आपको, अगर आप स्क्वाड देखो तो इंडिया की एक अगर आप परफेक्ट प्लेइंग 11 बनाए तो क्या हो सकती है आपके हिसाब से? मेरे हिसाब से तो जैसे मैंने आपको कहा, रोहित शर्मा, शुभमन गिल और विराट कोहली तो हैं ही। जी उसके जी बाद जी। नंबर 4 पे तिलक वर्मा, श्रेयस अय्यर में से कोई एक आ सकते हैं। और नंबर 5 पे आएंगे के राहुल। उसके बिल्कुल बाद आपको हर्षल, नहीं, हर्षल तो मैं कहाँ चला गया, हार्दिक पांड्या, उसके बाद हार्दिक हार्दिक पांड्या, पांड्या। हार्दिक 6 पे आए। उसके बाद 7 पे रविंद्र जडेजा। उसके हम्म। बाद 3 आपके सीम बॉलर, सिराज, शमी और बुमराह। और फिर नंबर 11 पे कुलदीप यादव। कुलदीप यादव तो मैंडेटरी है, दो स्पिनर तो मैंडेटरी है ही श्रीलंका में, क्योंकि हाँ, स्लगिश विकेट्स हैं, बहुत ज्यादा ड्राई हो जाता है। दो क्या, मैं तो कहता हूँ 3 होते तो भी अच्छा था। बिल्कुल है बिल्कुल। और बस जाते जाते एक आखिरी चीज के, आपको सर आपके हिसाब से एशिया कप 2023 के दो फाइनलिस्ट कौन से लगते हैं? इंडिया पाकिस्तान, विदाउट डाउट इंडिया इंडिया पाकिस्तान का पाकिस्तान। ही फाइनल होना है, वही होना है, वही हम सबको देखना है। सब वही देखना चाहते हैं और वही होना चाहिए। और इंडिया पाकिस्तान हुआ तो मान लीजिए, मतलब 3 बार भिड़ेंगे ये एशिया कप में अगर फाइनल हो जाता है। हाँ, एक बार तो आप ग्रुप स्टेज में, फिर उसके बाद सुपर 4 स्टेज में, वो तो होना ही है, A1 वर्सेस A2। फिर उसके बाद हाँ, अगर फाइनल में टक्कर होती है तो फिर 3 बार हो जाएगा, तो ये बहुत बढ़िया चीज होगी। बहुत बढ़िया चीज होगी फैंस के लिए, क्रिकेट लवर्स के लिए मजा आएगा मैच देखने का। पाकिस्तान ने हालांकि बहुत ज्यादा वनडेज नहीं खेले हैं पिछले 2-3 साल में। 2019 से अभी तक मैं पढ़ रहा था, 19 वनडे मैचेस खेले हैं सिर्फ। तो पर अभी अफगानिस्तान के साथ खेल ही रही है। हाँ, अभी खेल रहे हैं, बट वो हाई क्वालिटी, हाई लेवल टीम्स के साथ ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, इंडिया, ये कम खेले हैं। तो लेकिन दे आर वेरी गुड टीम एज वेल। तो अपने दिन पर, जिस दिन उनका दिन हो, उनको हराना बहुत मुश्किल हो जाता है, और ये बिल्कुल कांटे की टक्कर होती है, और बिल्कुल हम सब लोग को बहुत मजा आता है वो मैच देख के। तो वो मैच बिल्कुल 3 बार हो तो बहुत बढ़िया। बिल्कुल। तो चलिए सर, आपका बहुत बहुत अच्छा लगा बात करके। विवेक शुक्ला जी हमारे साथ जुड़े थे, और मैं ऋतिक कपूर, हम दोनों ने बात करी पूरे के पूरे एशिया कप एनालिसिस जो स्क्वाड का था उसके ऊपर, परफॉर्मेंस ऑफ प्लेयर्स, क्या पॉसिबल प्लेइंग 11 हो सकती है, और बाकी सारी चीजें, कौन फाइनलिस्ट होंगे। आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप इस वीडियो को जितना शेयर हो सकता है करें। हमारे चैनल्स को, यानी कि जो हमारा, जो हमने आज कोलैबोरेशन किया है क्रिकेट ज्ञान और क्रिक एक्सप्रेस का, दोनों ही चैनल्स को आप सब्सक्राइब करें, हमारी बेल नोटिफिकेशन दबाएं, ताकि आपको पल पल की नोटिफिकेशन मिले। और साथ ही साथ आप जो है हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो करें, ताकि आपको पल पल के अपडेट्स वहां पर मिले। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, और मजा आया। और दोबारा कभी होगा तो एक बार फिर कभी बात करेंगे। बिल्कुल सर, बिल्कुल दोबारा जुड़ेंगे। थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय बाय।